वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब दर्शकों के सवालों के जवाब की ओर हम रुक करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव और सुधार लाना चाहिए। और उसके लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनका मैं आपको अब तारुफ भी कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ गए हैं मनी एडु स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या, रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और दर्शकों के मैं सवाल लूं उससे पहले बहुत जरूरी है लार्ज कैप फंड्स को लेकर जो चिंता सामने आ रही है पिछले 5 से 7 साल से अंडर परफॉर्मेंस की, उस पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा दर्शकों को समझाएं। क्योंकि अर्नब जी, लार्ज कैप फंड्स कहीं ना कहीं इस तरह की कैटेगरी है जहां पर निवेशकों को मुनाफे के वक्त ज्यादा मुनाफा और जब बाजार एक डाउनटर्न में हो, कमजोरी के माहौल में हो तो कम घाटा, इसकी एक उम्मीद होती है। लेकिन अगर इसी तरह के फंड्स पिछले 5 से 7 सालों में इस अंतराल में अगर परफॉर्म नहीं किए हैं तब ये काफी चिंता की बात है इनकी अंडर परफॉर्मेंस की। और अंडर परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं तो बेंचमार्क से कम रिटर्न देने की बात यहाँ पर हो रही है, बेंचमार्क से कम कमाई करने की बात हो रही है। तो अर्नब जी, मोटी वजह, अहम वजह क्या है जो आपको समझ में आती है? जी, पहली बात तो ये है कि आपको फोकस करना है अंडर परफॉर्मेंस पर। तो ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप कैटेगरी ने रिटर्न नहीं दिए हैं। तो अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 5 साल के पीरियड में कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न अराउंड 11% आया है और 7 साल के पीरियड में अराउंड 13% आया। तो ये एक पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन बेंचमार्क से कम है क्योंकि बेंचमार्क का रिटर्न उससे ज्यादा है। तो प्रश्न ये आता है कि आप किस प्रकार के फंड में जाओगे जब आपको लार्ज कैप में एक्सपोजर लेना है। अब आते हैं हम इस बात पे कि यहां पर ये अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है। देखिए, उसमें कई कारण है। पहली बात तो ये है कि सेबी ने 3-4 साल पहले नियम बदल दिए थे, जबकि लार्ज कैप का डेफिनेशन बहुत क्लियर बना दिया था कि टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप ही लार्ज कैप रहेंगी। तो ये जो लार्ज कैप का दायरा है वो एक सीमित हो गया और यहीं पे से फंड मैनेजर को स्टॉक्स चूज करने पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम फंड्स को देखें तो ये फंड्स की जो टॉप होल्डिंग्स है वो वर्चुअली एक जैसे है, क्योंकि कई सारे जो टॉप स्टॉक्स है आज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, वो आईटी सेक्टर के हो, TCS, इन्फोसिस, या वो बैंक्स हो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, या L&T, ITC, HUL, ये सभी स्टॉक्स जो है वो आपको कॉमन दिखाई देंगे अक्रॉस वेरियस फंड्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्योंकि फंड मैनेजर ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो अगर अलग प्रकार के स्टॉक्स इसमें शामिल करेंगे ज्यादा वेट देकर तो वो शायद अपने बेंचमार्क से ज्यादा अंडर परफॉर्म करेंगे, दो चांसेस ऑफ आउट परफॉर्मेंस भी है। तो क्योंकि ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है फंड मैनेजर्स की, तो इसीलिए ये लिमिट भी कर देता है कि वो आउट परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। और हमने ये देखा है कि पिछले 5 से 7 सालों में ऐसे फंड्स नहीं है जिसने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे 3 साल का पीरियड तो आपको दिखाई देंगे कि कई सारे फंड्स ने आउट परफॉर्म किया मोर एज कंपेयर टू दी 5 ईयर पीरियड। लेकिन यही फंड्स अपनी स्ट्रीक को लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते रहे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब 5 साल या 7 साल थोड़ा लंबा फिगर आए तो उसमें जो नंबर ऑफ आउट परफॉर्मेंस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो एक तरह से हर्ष, अगर मुझे समझना हो तो क्या यही वजह है कि हमने अचानक से पैसिव फंड्स का इतना बोलबाला देश में होता हुआ देखा है, क्योंकि ये एक्टिव फंड्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये एक बहुत बड़ी वजह रही है? जी हाँ कविता, इनफैक्ट और भी कारण है कि एक अंडर परफॉर्मेंस इज वन थिंग। सो पहले अगर हम ये समझे कि अंडर परफॉर्मेंस का कारण क्या है, जैसे अर्नब ने भी कहा कि टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो लार्ज कैप के डेफिनेशन में आती हैं, तो फंड मैनेजर्स को ये 100 कंपनियों में से ही इन्वेस्ट करना है। थोड़ी सी लीवरेज होती है कि वो मिड कैप या दूसरे सेगमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक फंड मैनेजर अल्फा कहां से जनरेट करता है, वो कहां से कोशिश करता है कि हम ज्यादा रिटर्न जनरेट करें। वो है कि वो जब कंपनीज को ट्रैक करते हैं, रिसर्च करते हैं और ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी कंपनी में अगर कोई फायदा होने वाला है, कोई बिजनेस एक्सपेंशन है या कोई ऑर्डर्स मिलने वाले हैं या कोई भी अगर स्ट्रेटेजिक मूव है तो वो उसे पहले समझे और उसमें इन्वेस्ट करें और ताकि उसका फायदा उठा सके। अब क्योंकि ये टॉप 100 कंपनीज हैं कविता, कोई एक आदमी तो उसे ट्रैक नहीं कर रहा है। ये जो ट्रैकिंग है वो लगभग सारे फंड, सारे
जो एनालिस्ट हैं वो टॉप 100 कंपनीज को तो 100% ट्रैक करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हम अल्फा जनरेट करने की जो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि भाई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पहले मिल जाए ताकि मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं और मुझे उसका फायदा ज्यादा मिले, वो चांसेस लार्ज कैप में थोड़े कम हो गए। सो जो इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेशन है कि इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी पब्लिक के पास जनरली आ जाती है, वो सिस्टम जो है वो बहुत रोबस्ट बनते जा रहा है। सो पहले जो प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन होती थी कि भाई मुझे इस चीज के बारे में पहले पता चला तो मैंने इसका फायदा उठा लिया, वो चीज धीरे धीरे जा रही है। तो अगर हम मेच्योर मार्केट की तरफ देखेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कोई भी डेवलपमेंट पब्लिक के पास कितनी जल्दी पहुंचती है और किसी और के पास पहले पहुंच रही है कि नहीं। तो अगर ये डेवलपमेंट को हम एनालाइज करें तो लार्ज कैप में जो अपॉर्चुनिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। दूसरा कारण ये और भी समझना होगा आपको कि जो रुझान पैसिव फंड की तरफ जा रहा है वो इसी कारण से है कि क्योंकि अगर मैं एक्टिव फंड मैनेजर ले रहा हूं, उनको ज्यादा फीस दे रहा हूं मैं अपनी, तो मुझे वो कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे पा रहे हैं। इंडेक्स में अगर मुझे रिटर्न एक्स दिया है तो फंड मैनेजर अगर मुझसे फीस ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, तो मुझे ज्यादा रिटर्न भी मिलना चाहिए, जो आज की तारीख में हो नहीं रहा। तो पैसिव फंड में जो कॉस्ट है वो बहुत कम होता है। जो इंडेक्स फंड्स अगर आप बात करें तो उनका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एक्टिव फंड्स। तो ये कारण होते हैं कि एक इंसान सोचता है कि भाई अगर मुझे उतना ही रिटर्न मिलना है या मेरे बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहे हैं फंड मैनेजर, तो क्यों ना मैं सीधा इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर दूं, क्यों ना मैं बेंचमार्क में ही इन्वेस्ट कर दूं। तो आप देखेंगे कि इसी वजह से लार्ज कैप कैटेगरी में पर्टिकुलरली जो अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा है तो इंडेक्स फंड्स मेक सेंस। ये जो इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेशन, आइडेंटिफाइंग अच्छी कंपनीज की कब मैं पहले खरीद लूं, उनके डेवलपमेंट हो कि नहीं हो, तो वो मिड एंड स्मॉल कैप में अभी भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन आई बिलीव गोइंग फर्दर इसमें भी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज कम होती रहेगी और इंडेक्स फंड वहां भी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस हम इंडेक्स फंड से एक्टिव फंड का देख सकते हैं। हालांकि आज की तारीख में मिड एंड स्मॉल कैप इज मच बेटर व्हेन जब हम लार्ज कैप के साथ कंपेयर करते हैं। बिल्कुल। चलिए लार्ज कैप फंड्स और उनकी अंडर परफॉर्मेंस पर हम आगे भी विस्तार से बात करेंगे। दर्शकों के सवाल बहुत सारे हमारे पास एक्चुअली अभी जुड़े हुए हैं, उनके सवालों के जरिए भी हम लार्ज कैप फंड्स की इस चर्चा को कायम रख सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ हर्ष के लिए कृतिका HD फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कृतिका जी नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं मैम, कहाँ से बोल रही हैं आप? आई एम फ्रॉम बैंगलोर। आप बैंगलोर से कॉल कर रही हैं, बताइए आपने स्मॉल कैप में निवेश किया हुआ है? Actually, I want to invest in small cap. I have. You want to? Okay. Yes, I have lump sum of 2 lakhs. So I am thinking to do XTP. So I don't know from which fund to like I am looking for this Canara Robeco small cap. So I don't know from which fund to I should transfer to Canara Robeco small cap. And also I don't know the frequency, like a quarterly or a monthly, fortnightly, weekly, like that. Sure. Okay. So, just for our understanding and help us plan your investment better, मुझे ये बताइए कि आपने टाइम होराइजन अब तक नहीं दी है. So, is it more than 5 years at least? There is no specific time horizon. Okay. And why specifically a small cap category? I mean, do you read about markets? Do you know how volatile this category is? Actually, I have exposure to this large flexi cap, international funds, everything. I have not. तो आप एक इन्वेस्टर हैं. Okay. हाँ, yes. You are aware of the risk element involved here. Yes, okay. yes. Okay, that's lovely. हर्ष बताएं. So I just want to check, Kavita, should I reply back to her in English or in Hindi? So you can tell me. मेरे ख्याल से अब तक तो कृतिका आप हिंदी समझ पाएंगी ना? Yes, yes, I can understand. Okay, so कृतिका सी आपको सिर्फ एक चीज समझाना है कि आपने बोला वेरी स्पेसिफिकली कि आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, तो विच इज फाइन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ खाली समझिए कि स्मॉल कैप होता क्या है। सो इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा दिखेगी इन कंपैरिजन टू लार्ज एंड मिड कैप। सो ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप में इसका मतलब है कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना, रिस्क ज्यादा, इट डजंट मीन कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसकी पूरी निटिग्रिटी समझ लीजिए कि वोलेटिलिटी कितनी है और आप अगर वो रिस्क ले सकते हैं तो बेशक आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया एज कम्पेयर विद रिगार्ड्स टू कि स्मॉल कैप फंड क्या है। नाउ आपने बोला कि आपको कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में करना है, कहां से एसटीपी करें, वेदर एसटीपी करें कि नहीं करें। सो यस, पहली बात, गिवन दी वोलेटिलिटी इन द मार्केट और ग्लोबल सिनेरियो जिस तरह का हो रखा है, जहां पे हम रिसेशन की भी बातें करने लगे, इन्फ्लेशन जो कंट्रोल में, वर्ल्ड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इज बिकम अ बिग प्रॉब्लम, तो आप एसटीपी के जरिए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो दैट इज बेटर।
क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक टाइम होराइजन आपके पास है नहीं, सो आपके पास कन्वीनियंस है कि आप धीरे धीरे इस पैसे को अगर स्मॉल कैप फंड में लाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, तो आई विल सजेस्ट कि आप इसे, आपको टोटल 2 लाख रुपए करने हैं, सो 1 लाख रुपए साल का आप टारगेट बना लें, विच इज अबाउट 8,000 रुपीज अ मंथ। सो 8,000 रुपए की आप एसटीपी करें तो 2 साल में लगभग 2 years एंड कपल ऑफ मंथ आपके पैसे पूरे इक्विटी में आ जाएंगे स्मॉल कैप में। आपको करना यह है कि आप कैनरा रिबेको के ही लिक्विड फंड में आपको इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि वहां से आपको एसटीपी करनी है। सो कैनरा रिबेको का लिक्विड फंड लीजिए और वहां से 8,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी एसटीपी करिए इनटू कैनरा रिबेको स्मॉल कैप, और 2 साल एंड फ्यू मंथ्स के अंदर में ये पैसे आपके स्मॉल कैप फंड में इक्विटी में आ जाएंगे। अब इसके बाद आई वुड सजेस्ट कि टोटली आप करीबन 7 to 10 years का टाइम होराइजन रखिए फ्रॉम टुडे। सो जब ये पैसे पूरे स्मॉल कैप में आ भी जाए उसके बाद ही 5 या 8 साल तक आप इसमें बने रहेंगे, देन यू विल बी एक्चुअली बी एबल टू गेट द एंटायर बेनिफिट ऑफ equity investing. So this will be your roadmap which you can follow. All right, Kritika, any question? आपको कुछ पूछना है हर्ष से? Yes, last question. Is it okay to invest otherwise, like to do STP weekly, like 2,000 per week? 2,000. Is it better or monthly 8,000? Which one is better? हर्ष? Okay, so if you ask me over a period of 2 years and over a longer period of and holding it up to say 7 to 10 years, weekly SIP and monthly SIP will not make too much of a difference. So though there is no harm, you can also do a weekly SIP of 2,000 into 4 weeks, that becomes 8,000, or you can even do monthly. जो भी आपको convenient लगे, I mean that is good enough. ऐसा कोई रूल नहीं है कि weekly करोगे तो ज्यादा एवरेजिंग होगा। Over a period of 10 years, ये जो मार्केट फ्लक्चुएशन है ना, मंथली बेसिस जो है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कम होता है। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं। फ्रॉम एन अकाउंटिंग पर्पस आपको सोचना है कि जब आप बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट भी आपको हर एक इन्वेस्टमेंट से करना होगा। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, यू कैन डू वीकली, देयर इज नो हार्म, यू कैन डू मंथली। आई डोंट थिंक देयर इज टू मच ऑफ एडिशनल रिस्क दैट यू टेकिंग इफ यू डू मंथली। ऑलराइट, चलिए हमें बाकी दर्शकों के पास भी अब जाना है। उम्मीद करते हैं कि कृतिका को सलाह समझ में आ गई हो। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अतीक अंसारी साहब क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? अतीक जी, हेलो। हाय, गुड इवनिंग। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। चलिए, तो आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है और आपके बेटे के लिए आपने निवेश, जी जी ठीक है। तो मुझे बताएं कितना निवेश कर पाएंगे हर महीना? ये एक्चुअल में 20,000 या 22,000 के पर मंथ के आसपास कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो ठीक है। एक्चुअल में 30 इयर्स के बाद इनको रिटायरमेंट के लिए चाहिए कॉर्पस। तो आज की डेट पे इनका करीब 50,000 के आसपास सैलरी मिल रही है, तो उसी हिसाब से इनका खर्चा चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि 30 इयर्स के बाद जो 50,000 की जो वैल्यू उस समय बनती हो, है ना, उस समय इतना बढ़े कि वो लगभग आज का स्टेटस मेंटेन रहे, उतने का आप बताइए कि किस हिसाब से करना है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो मुझे एक्चुअली आपका सवाल पढ़ने में ना थोड़ी सी गलती हो गई अंसारी साहब। आप अपने बेटे के रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग हो चुकी है? मैं रिटायर्ड हूँ ऑलरेडी। अच्छा, तो हमें तो अच्छा लगता है अगर आपके बेटे साहब भी हमसे ये सवाल पूछते। देखिए, उनकी रिटायरमेंट की चिंता उनके पिता को है? जी नहीं उसको है चिंता। अच्छा, बस आप उनके बिहाफ पे आप सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा है? जी, उनके बिहाफ पे पूछ रहे हैं। अच्छा, इस समय अवेलेबल नहीं है, इस समय अवेलेबल नहीं है। चलिए, फिर बनता है, फिर मैं समझ गई हूँ। अर्नब जी, समय मेरे पास कम है, बताएं क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, इनके पास समय है क्योंकि काफी सारे साल है इनको अपने रिटायरमेंट तक पहुंचने के लिए। तो इसीलिए जो अप्रोच एडॉप्ट करना चाहिए वो सिंपल है कि वो इक्विटी फंड्स की ओर जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे के पास जो 22,000 रुपए तक का जो निवेश कर सकते हैं, तो वो एक्चुअली एक 4 से 5 फंड का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं इक्विटीज में, तो जिससे एक ब्रॉड बेस्ड अप्रोच भी आ जाएगा। मेरे हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरी के फंड इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरा चॉइस इसमें ये होगा कि वो कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटीज फंड ऐड करे, पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, एसबीआई फोकस्ड और निपन स्मॉल कैप। अगर ये मिक्सचर वो अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसमें कंटिन्यूअसली निवेश करते हैं, तो उनको एक अच्छा सा रिटर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इन्फ्लेशन को मार देगा और उनके गोल्स की तरफ उनको ले जाएगा। एक और चीज इनको ध्यान रखनी चाहिए कि एक बार ये शुरू करने के बाद रेगुलरली
6 महीने हर साल इसको थोड़ा रिव्यू करते रहे, ताकि उनको पता चले कि वो अपने गोल्स की तरफ किस तरह से बढ़ रहे हैं। चलिए, अंसारी साहब, उम्मीद करते हैं कि बेटे के लिए पूछी हुई सलाह पर आपको समझाइश मिल चुकी हो और आप अपने बेटे को उसी तरह से निवेश रणनीति अपनाने को भी कहें। लेकिन समय लगभग हमारे पास खत्म हो चुका है। झटपट सीधा रुख करते हैं हम निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हर्ष, बताएं आपका गुरु मंत्र क्या होगा आज के लिए? वेल कविता, एक ही चीज कहूंगा कि अभी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, पर्टिकुलर इन्फ्लेशन को लेके और रिसेशन की बातें होने लग गई है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपनी एसआईपी अभी कर रहे हैं, शुरू किए हैं या पहले से चल रही है, तो आपको लॉसेस दिखे और आगे जाते भी अगले 2-3 साल में भी आपको लॉसेस दिख सकते हैं। लेकिन आपको, अगर एसआईपी इन्वेस्टर है, आपको ये पता है कि मार्केट वोलेटाइल होता है और आपको हर मार्केट कंडीशन में आपको इन्वेस्ट करना है। सो एक चीज ध्यान रखिए, इररिस्पेक्टिव मार्केट की जो भी कंडीशन हो, ऊपर जाए नीचे जाए, आपका पोर्टफोलियो लॉस में भी अगर दिखता हो आपको, तो भी अपनी एसआईपी बंद ना करें। बिकॉज याद रखिए, यही मौका है जब आपको लोअर एनएवीज पे आपको यूनिट्स मिल रही हैं, और ये टाइम पे आप अक्यूमुलेट नहीं करेंगे और सिर्फ खाली बढ़ते मार्केट में अक्यूमुलेट करेंगे, तो एसआईपी का पर्पस मीट नहीं होता। तो अगर लॉस अभी दिख रहा है और आगे 1-2 साल में दिखेगा, तो भी एसआईपी बंद नहीं करनी है। मार्केट का कोई भी कंडीशन हो, एसआईपी कंटिन्यू रखें। बिल्कुल। अर्नब जी? जी, जो लोग डेट में निवेश करना चाहते हैं और खास करके डेट म्यूचुअल फंड का उपयोग करना चाहते हैं, उनको ये समझना होगा कि सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड में इंटरनली कई सारी कैटेगरीज है, यानी कि 16 प्रकार के डेट फंड्स है। तो आपको अपने नीड्स के मुताबिक जिस समय के लिए जिस प्रकार का निवेश करना है डेट में, वो आप डेट म्यूचुअल फंड से एक स्पेसिफिक प्रकार की स्कीम या टाइप ऑफ फंड में कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए जब आप डेट म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर नॉट ओनली एक नॉर्मल कूपन अर्निंग होता है पोर्टफोलियो का, लेकिन वहां पर कैपिटल गेन और लॉस भी आ जाता है। तो ये ध्यान रखिए और अपने नीड्स के मुताबिक अपना सही प्रकार का फंड चूज कीजिए। चलिए, तो ये है गुरु मंत्र जो हमारे दोनों ही मेहमानों ने आपको दिए हैं और इनका आप अपने पोर्टफोलियो में अमल कीजिएगा और पूरी अपने निवेश की जर्नी में इनमें बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ अर्नब जी आपका और हर्ष आपका समय निकाला, दर्शकों को सलाह दी उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। मुझे भी आज के शो के लिए आज इजाजत दें, लेकिन एक नंबर आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं जो हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर क्या होगा, आप हम तक पहुंच सकते हैं। आप अगर अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, टैक्स, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, तो अपना सवाल 9619873567 पर भेज दीजिए। लिखित रूप में सवाल भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने सवाल को वीडियो के रूप में शूट करके वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं और हम करेंगे आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।